क्या दोस्तों आपको पता है नई पॉलिसी बचत प्लस किसने लॉन्च की है? हाल ही में सुर्खियों में रहा प्रोजेक्ट रिहैब क्या है? प्रतिवर्ष विश्व गोरैया दिवस यानी कि वर्ल्ड स्पैरो डे कब मनाया जाता है? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 17 मार्च 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और इस वीडियो के क्वेश्चन की PDF फाइल आप पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। वाह क्या नजारा है! विश्व गोरैया दिवस कब मनाया जाएगा? प्रति वर्ष वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है 20 मार्च को, यानी कि वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाएगा 20 मार्च को, लेकिन आज तो है 17 मार्च। लेकिन हमने दोस्तों एक बहुत ही सुंदर आर्टिकल पढ़ा और इस आर्टिकल में बहुत से ऐसे वर्ल्ड स्पैरो डे से जुड़े हुए क्वेश्चन निकल सकते थे और इसीलिए यह क्वेश्चन मैंने आपके सामने सेट किया है। तो वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपोर्टेंट है? तो याद रखो, विश्व गोरैया दिवस 2021 का विषय क्या है? वर्ल्ड स्पैरो डे 2021 की थीम रखी गई है आई लव स्पैरो, मतलब मुझे गोरैया से प्रेम है। और मैं आपसे भी बोलना चाहूंगा कि आप भी यदि गोरैया से स्पैरो से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, तो आपके घर पर एक छोटा सा दोस्तों उनका घोंसला जरूर लगाना। चलिए आगे बात करते हैं। पहली बार विश्व गोरैया दिवस कब मनाया गया था? पहली बार विश्व गोरैया दिवस मनाया गया था 2010 में। और विश्व गोरैया दिवस मनाया जाता है तो गोरैया का साइंटिफिक नेम क्या है? गोरैया का वैज्ञानिक नाम है पासर डोमेस्टिकस। क्या? पासर डोमेस्टिकस स्पैरो का साइंटिफिक नेम है। और विश्व गोरैया दिवस को मनाने की शुरुआत किसके प्रयत्नों से हुई? हमारे भारत देश के एक जाने माने व्यक्ति जिसका नाम है मोहम्मद दिलावर। मोहम्मद दिलावर के प्रयासों से यह विश्व गोरैया दिवस मनाने की शुरुआत हुई। भारत के नासिक में रहने वाले हैं यह मोहम्मद दिलावर। और मोहम्मद दिलावर द्वारा गोरैया संरक्षण के लिए नेचर फॉर सोसाइटी नामक एक संस्थान की भी शुरुआत की गई थी। तो यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है, नेचर फॉर सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद दिलावर ने। और इस इमेज को पढ़िए, वर्ल्ड स्पैरो डे कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। और प्रति वर्ष पिछले 10 सालों से 20 मार्च अर्थात गोरैया दिवस पर उन लोगों को गोरैया पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है जो पर्यावरण एवं गोरैया संरक्षण के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। तो यह भी बहुत ही अच्छी बात है कि गोरैया संरक्षण के लिए एक अवार्ड भी प्रदान किया जाता है 20 मार्च को। और गोरैया नामक हम पक्षी की बात करते हैं तो इमेज में देखिए कितनी खूबसूरत है यह गोरैया। यह लगभग 15 सेंटीमीटर की होती है। कितनी? 15 सेंटीमीटर की होती है, मतलब बहुत ही छोटी होती है। और शहरों के मुकाबले गांवों में रहना इसे अधिक सुहाता है, क्योंकि गांवों में दोस्तों किसी भी तरह का कोलाहल यानी कि बहुत ही शांत वातावरण होता है जो गोरैया को पसंद आता है। और इसका अधिकतम वजन 32 ग्राम तक होता है और यह कीड़े और अनाज खाकर अपना जीवन यापन करती है। तो दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में नई पॉलिसी बचत प्लस किसने लॉन्च की है? बचत प्लस नामक एक नई पॉलिसी लॉन्च की है LIC ने, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने यह बचत प्लस नाम से एक नई पॉलिसी लॉन्च की। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है LIC। और भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC की नई पॉलिसी का नाम क्या दिया गया है? LIC बचत प्लस, ऐसा नाम दिया गया है LIC बचत प्लस। यह नॉन लिंक्ड पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग्स प्लान है और इसके तहत बीमा धारक को बचत के साथ सुरक्षा भी मिलती है।
और इस पॉलिसी के मैच्योर होने पर पॉलिसी होल्डर को एक मुश्त राशि मिल जाएगी। वहीं मैच्योरिटी की अवधि से पहले अगर बीमाधारक की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को वित्तीय मदद उपलब्ध कराई जाएगी। इसी तरह की दोस्तों पॉलिसी लॉन्च की है LIC ने। तो LIC से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन कुछ मंथ पहले सुर्खियों में था। डिजिटल ऐप आनंद किसने लॉन्च किया है? डिजिटल ऐप आनंद लॉन्च किया है LIC ने। और यह आनंद एप्लीकेशन किसके लिए है? तो जीवन बीमा पॉलिसी करने के लिए एजेंटों के लिए यह आनंद नामक डिजिटल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। इमेज में आप देख सकते हैं। और हम भारतीय जीवन बीमा निगम की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र के मुंबई में। और भारतीय जीवन बीमा निगम के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? MR कुमार, जो इमेज में आप देख सकते हैं। और LIC अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? 1 सितंबर को, क्योंकि 1 सितंबर 1956 को LIC का गठन हुआ था, यानी कि स्थापना हुई थी। तीसरा क्वेश्चन, प्रोजेक्ट रीहैब के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? हाल ही में खादी व ग्राम उद्योग आयोग यानी कि KVIC ने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसको नाम दिया गया है रीहैब। और इसका उद्देश्य क्या है? तो हाथी और मानव के बीच जो टकराव होते हैं तो ऐसी घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से यह प्रोजेक्ट रीहैब हाल ही में दोस्तों शुरू किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मधुमक्खियों के माध्यम से हाथी मानव हमलों को कम करने की परियोजना। खादी और ग्राम उद्योग आयोग यानी कि KVIC ने देश में मानव हाथी टकराव को कम करने के लिए मधुमक्खी बाड़ बनाने की एक अनूठी परियोजना शुरू की है। और प्रोजेक्ट रीहैब का उद्देश्य क्या है? शहद वाली मधुमक्खियों का उपयोग करके मानव बस्तियों में हाथियों के हमलों को विफल करना है और इस प्रकार से मनुष्य व हाथी दोनों के जीवन की हानि को कम से कम करना है। और खादी और ग्राम उद्योग आयोग के हमारे वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इमेज में देख सकते हैं, नाम है श्री विनय कुमार सक्सेना। वो हमारे खादी और ग्राम उद्योग आयोग के अध्यक्ष है और उन्होंने यह बात कही है प्रोजेक्ट रीहैब की। तो प्रोजेक्ट रीहैब कब शुरू किया गया है? 15 मार्च 2021 को। और प्रोजेक्ट रीहैब कहां शुरू किया गया है वो भी क्वेश्चन बन सकता है। तो कर्नाटक के कोडागु जिले के चैलूर गांव के आसपास 4 स्थानों पर यह प्रोजेक्ट रीहैब शुरू किया गया है। और ये सभी स्थान नागरहोल नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व के बाहरी इलाकों में स्थित है जहां मानव हाथी टकराव को रोकने के लिए कार्यरत है। और रीहैब परियोजना की कुल लागत कितनी है? सिर्फ 15 लाख रुपए की लागत से यह रीहैब परियोजना को हाल ही में लागू किया गया है। इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों, यह प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो प्रोजेक्ट रीहैब KVIC के राष्ट्रीय शहद मिशन के तहत एक उप मिशन है और प्रोजेक्ट रीहैब हाथियों के हमले को रोकने के लिए मधुमक्खी के बक्से को बाड़ के रूप में उपयोग करता है। यानी कि मधुमक्खियों के यह बक्से को एक बाड़ के रूप में दोस्तों उपयोग करता है और इसके जरिए हाथी वापस जंगल में चले जाते हैं। और KVIC ने हाथियों के प्रवेश मार्ग को मानवीय आवासों के लिए अवरुद्ध करने में हाथी मानव संघर्ष क्षेत्रों में मार्ग में सभी 4 स्थानों में से प्रत्येक जगह पर मधुमक्खियों के 15-20 बक्सों को स्थापित किया है, जिसकी वजह से दोस्तों यह मानव हाथी के टकराव को रोका जा सके। और प्रति वर्ष या तो 5 साल में कितने टकराव होते हैं उनकी बात आप सुनकर चौंक उठेंगे कि भारत में हाथी के हमलों के कारण हर साल लगभग 500 लोग मारे जाते हैं। प्रति वर्ष 500 लोग हाथियों के हमलों के कारण मारे जाते हैं। और 2015 से 2020 तक हाथियों के हमले में लगभग 2500 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और पिछले 5 वर्षों में मनुष्यों द्वारा प्रतिशोध में लगभग 500 हाथियों की भी मौत हो चुकी है। यानी कि 2500 लोगों ने जान गंवाई तो उसके दोस्तों प्रतिशोध में 500 हाथियों की भी मौत कर दी गई। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में चेमनचेरी कुनीरामन नायर का निधन हो गया। वे किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े थे? इमेज में आप देख सकते हैं, नाम है चेमनचेरी कुनीरामन नायर, जिसका 105 साल की आयु में निधन हो गया है। वो एक जाने माने कथकली शास्त्रीय नृत्य से जुड़े थे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है कथकली। जाने माने कथकली कलाकार चेमनचेरी कुनीरामन नायर का केरल के कोझिकोड में निधन हो गया है।
और आयु है 105 वर्ष। और हमारे यह चेमनचेरी कुन्नीरामन नायर का जन्म 16 जून 1916 को केरल में हुआ। वर्षों के अभ्यास और कड़ी मेहनत के बाद 1945 में उन्होंने भारतीय नाट्य कला की स्थापना की, जो पूरे केरल में नृत्य का पहला स्कूल था। तो यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है, केरल में पहले नृत्य के स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो हमें याद रखना है चेमनचेरी कुन्नीरामन नायर। और चेमनचेरी कुन्नीरामन नायर को प्राप्त सम्मान की बात करें तो उनकी अद्भुत प्रतिभा के लिए उन्हें केरल संगीत नाटक अकादमी और केरल कला मंडलम पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और कथकली में महत्वपूर्ण योगदान के लिए वर्ष 2017 में श्री नायर को पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया था। यानी कि भारत देश के राष्ट्रपति के हाथों से भी सम्मान मिल चुका है हमारे यह कथकली कलाकार को। और कथकली शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो कथकली दक्षिण भारतीय राज्य केरल में उद्गमित एक नृत्य नाटक कला है। और कथकली शास्त्रीय नृत्य का मुख्य भाव कौन सा है? तांडव। जैसा कि भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य का मुख्य भाव है लास्य, तो इसी तरह कथकली का मुख्य भाव है तांडव। और खासतौर पर दोस्तों क्लास 1-2 की एग्जामिनेशन में आपके कला और संस्कृति जैसे पार्ट आपके सिलेबस में है, तो यहां से क्वेश्चन निकल सकते हैं। तो याद रखो, कथकली अभिनय, नृत्य और संगीत तीनों का समन्वय है और यह एक मूकाभिनय है, यानी कि मुख अभिनय है जिसमें बोलना नहीं पड़ता। तो मुख अभिनय है जिसमें हाथ के इशारों और चेहरे की भावनाओं के सहारे अभिनेता अपनी प्रस्तुति देता है। और इस नृत्य के विषयों को रामायण, महाभारत और हिंदू पौराणिक कथाओं से लिया जाता है तथा देवताओं या राक्षसों को दर्शाने के लिए अनेक प्रकार के मुखौटे लगाए जाते हैं। इमेज में आप देख सकते हैं। और इसे मुख्यतः पुरुष नर्तक ही करते हैं, जैसे मुकुंदराज, कोप्पन नायर, शांताराव, गोपीनाथन कृष्णन, V.N. मेनन आदि यह कथकली के फेमस कलाकार है। तो दोस्तों यहां मैंने आपको कथकली से जुड़े A to Z की बात की है। कैसा लगा? अच्छा लगा? वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। 5वां क्वेश्चन, पहली जीनोम मैपिंग परियोजना कहां शुरू होगी? पहली जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू होगी हिंद महासागर में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है हिंद महासागर। लेकिन हिंद महासागर में जीनोम मैपिंग की अपनी तरह की पहली परियोजना कौन शुरू करेगी? NIO यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी हिंद महासागर में यह जीनोम मैपिंग की अपनी पहली परियोजना शुरू करेगी। और हिंद महासागर में पृथ्वी की पानी की सतह का लगभग 20% हिस्सा है और इसलिए यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जल क्षेत्र है। और जीनोम मैपिंग परियोजना का उद्देश्य क्या है? हिंद महासागर में सूक्ष्म जीवों के जीनोम मैपिंग के नमूनों को इकट्ठा करना। और परियोजना की लागत कितनी है? 25 करोड़ रुपए और अवधि है 3 साल। जी हां दोस्तों, यह जीनोम मैपिंग परियोजना 3 साल तक लागू होगी और लागत है 25 करोड़ रुपए। और जीनोम कलेक्शन क्या है? लगभग 5 किमी की औसत गहराई पर समुद्र के कई हिस्सों से शोधकर्ताओं द्वारा नमूने एकत्रित किए जाएंगे। यह जीनोम कलेक्शन के द्वारा, इमेज में आप देख सकते हैं। और यहां जिक्र किया गया है हिंद महासागर का, तो आप मैप में देखिए दोस्तों, यहां पर है हमारा इंडिया और इंडिया बोले तो हिंद, और हिंद के नाम पर पड़ा है हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशन। और इसका दोस्तों यहां देख सकते हैं कैचमेंट एरिया। तो यह महासागर विश्व के अन्य महासागरों की तुलना में सबसे अधिक गर्म महासागर है। यानी कि 4 महासागर है, इसमें सबसे अधिक गर्म है हिंद महासागर। और हिंद महासागर की औसत गहराई लगभग 3750 मीटर है और हिंद महासागर को एक युवा महासागर माना जाता है। 6वां क्वेश्चन, निम्न में से किस देश में स्थित संगे ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? इमेज आप देख सकते हैं दोस्तों, यह है संगे ज्वालामुखी जहां पर हाल ही में विस्फोट हुआ है। तो संगे ज्वालामुखी स्थित है इक्वाडोर में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है इक्वाडोर। हाल ही में इक्वाडोर स्थित संगे ज्वालामुखी में हुए विस्फोट के बाद इससे निकले राख के बादल आकाश में 8500 मीटर यानी कि लगभग 28,890 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गए। और इस ज्वालामुखी में विस्फोट का सबसे पुराना मामला कब दर्ज किया गया था? वर्ष 1628 में पहली बार इस संगे ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था, लेकिन अब हाल ही में विस्फोट हुआ है। तो संगे ज्वालामुखी की बात सबसे पहले करें
संगे ज्वालामुखी इक्वाडोर के साथ साथ विश्व के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है और संगे एंडीज के उत्तरी ज्वालामुखी क्षेत्र में स्थित सबसे मिश्रित ज्वालामुखी है और यह 5230 मीटर ऊंचा है। और मिश्रित ज्वालामुखी क्या कहते हैं? जो ज्वालामुखी लावा और राख दोनों को उगलता है इसे बोलते हैं मिश्रित ज्वालामुखी। और संगे राष्ट्रीय उद्यान एंडीज पर्वतों के पूर्वी हिस्से में इक्वाडोर के मध्य भाग में स्थित है और यह एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। क्या? संगे राष्ट्रीय उद्यान। और देश के उत्तरी में कोलंबिया, आप मैप में देखिए दोस्तों, उत्तरी में है यहां पर कोलंबिया और पूर्व दक्षिण में है पेरू, तो यहां पर लिखा है पेरू। और पश्चिम की ओर प्रशांत महासागर है, यानी कि यहां पर है यह पैसिफिक ओशन। और यहां दोस्तों इक्वाडोर की बात आती है तो इक्वाडोर से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन जनवरी में सुर्खियों में था। क्या क्वेश्चन था? निम्न में से किस दक्षिणी अमेरिकी देश के 3 जेलों में हुए संघर्ष में कम से कम 75 कैदी मारे गए? तो इसी तरह की घटना भी सामने आई थी इक्वाडोर में। और इक्वाडोर की बात करते हैं तो इक्वाडोर के बारे में मैंने तब भी आपको बताया था, आपको याद है तो मेरे साथ साथ बोलिए। इक्वाडोर की कैपिटल का नाम क्या है? क्विटो। लेकिन इक्वाडोर का सबसे बड़ा शहर का नाम क्या है? गुआयाकिल। क्या? गुआयाकिल। और इक्वाडोर के राष्ट्रपति है लेनिन मोरेनो और इक्वाडोर की करेंसी है अमेरिकी डॉलर। और आप मैप में देखिए दोस्तों, यह है उत्तर अमेरिका और यह है दक्षिण अमेरिका और यहां पर स्थित है यह इक्वाडोर देश। 7वां क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य के एक किसान ने सौर कार का निर्माण किया है? एक किसान ने सौर कार का निर्माण किया है और राज्य का नाम है ओडिशा। ओडिशा के एक किसान ने इस तरह की सौर कार का निर्माण किया और इस किसान का नाम क्या है? सुशील अग्रवाल। इमेज में आप देख सकते हैं यह है सुशील अग्रवाल। तो ओडिशा के एक किसान सुशील अग्रवाल ने सौर ऊर्जा से चलने वाली बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर का निर्माण कर सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। और यह सुशील अग्रवाल कहां से रहने वाले हैं? तो ओडिशा के मयूरभंज जिले के रहने वाले हैं। सुशील अग्रवाल ने 850 वाट की मोटर और 100 AH प्रति 54 वोल्ट की बैटरी से चलने वाले 4 पहिया वाहन का निर्माण किया है। इमेज में आप देख सकते हैं। तो पूरी तरह से चार्ज होने के बाद वाहन कितने किलोमीटर तक की यात्रा कर सकता है? 300 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है यदि बैटरी पूरी तरह से चार्ज है तो। और सौर कारें क्या है? वे सौर ऊर्जा के उपयोग के माध्यम से बिजली द्वारा संचालित होते हैं और सूर्य की ऊर्जा को सीधे फोटोवोल्टिक यानी कि पीवी कोशिकाओं द्वारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहा अंजुआन बंदरगाह किस देश का एक प्रमुख बंदरगाह है? इमेज में देख सकते हैं दोस्तों, नाम है अंजुआन बंदरगाह और यह कोमोरोस का एक प्रमुख बंदरगाह है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है कोमोरोस। लेकिन कोमोरोस देश का यह अंजुआन बंदरगाह सुर्खियों में क्यों आया? तो देखो, भारतीय नौसैनिक जहाज जलाश्व 14 मार्च 2021 को कोमोरोस के अंजुआन बंदरगाह पर पहुंचा और यह जहाज 1000 मीट्रिक टन चावल की खेप ले जा रहा था और पहुंच गया है कोमोरोस देश। और खाद्य सहायता के रूप में 1000 मीट्रिक टन चावल की इस खेप को भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी द्वारा अक्टूबर 2019 के महीने में अपने कोमोरोस दौरे के दौरान किए गए वादे के आलोक में कोमोरोस को रवाना किया गया था। और यहां हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू की बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को कोमोरोस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है द ऑर्डर ऑफ द ग्रीन क्रिसेंट से सम्मानित किया गया था जब हमारे राष्ट्रपति ने कोमोरोस की यात्रा की थी। और वहां पहुंच गया है INS जलाश्व तकरीबन 1000 टन चावल लेकर। तो यह वर्तमान में भारतीय नौसेना में कार्यरत है और इस जहाज को अमेरिका से वर्ष 2005 में 90 मिलियन अमेरिकी डॉलर में खरीदा गया था और इस जहाज को जून 2007 में कमीशन किया गया था। और INS जलाश्व की आगे बात करें तो यह एकमात्र भारतीय नौसैनिक जहाज है जिसे अमेरिका से खरीदा गया है और यह पूर्वी नौसेना कमान के तहत विशाखापत्तनम में बेस्ड है। और INS जलाश्व पहुंच गया है कोमोरोस देश में। तो कोमोरोस देश कहां पर है? तो एक तरफ है अफ्रीका, दूसरी तरफ है हमारा इंडिया और यहां पर इंडियन ओशन और यहां अफ्रीका के पूर्वी छोर पर बहुत से द्वीपों में बटा हुआ देश है कोमोरोस।
हिंद महासागर में अफ्रीका के पूर्वी छोर पर उत्तरी मेडागास्कर और उत्तर पूर्व में मोजाम्बिक के बीच स्थित एक द्वीपीय देश है और यह अफ्रीका महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे छोटा और जनसंख्या की दृष्टि से छठा सबसे छोटा देश है। और कोमोरोस देश का नाम अरबी भाषा के शब्द क्वामार, और क्वामार का मीनिंग क्या होता है? चांद, तो चांद से निकला है। और कोमोरोस की करेंसी है कोमोरियन फ्रैंक। कोमोरोस देश की राजधानी का नाम है मोरोनी और कोमोरोस देश के वर्तमान राष्ट्रपति है अजल असोमानी, जो इमेज में आप देख सकते हैं। नवा क्वेश्चन, हाल ही में इंडिया फिनटेक यूएसडी 100 बिलियन अपॉर्चुनिटी रिपोर्ट किसने जारी की है? इंडिया फिनटेक यूएसडी 100 बिलियन अपॉर्चुनिटी रिपोर्ट फिक्की और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप दोनों ने मिलकर जारी की। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए और बी, दोनों हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। और इंडिया फिनटेक यूएसडी 100 बिलियन अपॉर्चुनिटी रिपोर्ट की बात करें तो यह रिपोर्ट बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप और फिक्की द्वारा किए गए अध्ययन के निष्कर्षों पर प्रकाश डालती है। भारत में फिनटेक उद्योग तेजी से बढ़ रहा है और इस रिपोर्ट में भारतीय फिनटेक के अंतरराष्ट्रीयकरण की थीम भी शामिल है। और इस सर्वेक्षण के अनुसार 39% भारतीय फिनटेक कंपनियों ने भारत के बाहर अपनी उपस्थिति दर्ज की है, जबकि 73% फिनटेक कंपनियां विस्तार के अवसरों पर विचार कर रही है। इसी तरह की बात यह रिपोर्ट में सामने आई है। 10वां क्वेश्चन, AICTE ने इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों की प्रवेश स्तरीय योग्यता में कौन से विषय की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है? AICTE ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स इन तीनों विषयों की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर बनता है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं AICTE, तो इसका पूर्ण स्वरूप क्या होता है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, और उनके द्वारा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों की प्रवेश स्तरीय योग्यता में बदलाव करते हुए इच्छुक उम्मीदवारों के लिए फिजिक्स, रसायन विज्ञान और गणित यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा की गई घोषणा के मुताबिक अब छात्रों को स्नातक स्तर पर इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के लिए स्कूल में अनिवार्य रूप से इन विषयों का अध्ययन नहीं करना पड़ेगा। 11वां क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी के अध्ययन के लिए सरकार ने एक पैनल का पुनर्गठन किया है? सरस्वती नदी के अध्ययन करने के लिए सरकार ने एक पैनल का पुनर्गठन किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सरस्वती रिवर। केंद्र सरकार ने अगले 2 वर्षों के लिए पौराणिक सरस्वती नदी के अध्ययन की योजना तैयार करने के लिए एक सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है। और सरस्वती नदी की बात करें तो वेदों और महाभारत में यह कहा गया है कि सरस्वती नदी रेगिस्तान संभवतः थार के मरुस्थल में सूख गई थी। यद्यपि हिंदू मत यह है कि सरस्वती नदी का प्रवाह आज भी भूमि के नीचे होता है और यह प्रयागराज में गंगा और यमुना से मिलती है। और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि दक्षिणी अफगानिस्तान की हेलमंड नदी सरस्वती नदी के समान है। 12वां क्वेश्चन, किस फैसले में तय की गई आरक्षण की अधिकतम 50% सीमा पर पुनर्विचार की जरूरत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई है? इंदिरा साहनी फैसले में तय की गई आरक्षण की अधिकतम 50% सीमा पर पुनर्विचार की जरूरत पर सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में सुनवाई शुरू हुई है। सुप्रीम कोर्ट की 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 1992 में इंदिरा साहनी मामले, जिसे मंडल जजमेंट भी कहते हैं, उसमें आरक्षण की अधिकतम 50% की सीमा तय की गई थी। और इस बीच बहुत से राज्यों ने आरक्षण की 50% सीमा का अतिक्रमण किया है। यानी कि 50% से भी अधिक का आरक्षण कोई भी राज्य सरकार नहीं दे सकती। तो हाल ही में 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ में 28 साल पहले इंदिरा साहनी फैसले में तय की गई आरक्षण की अधिकतम 50% सीमा पर पुनर्विचार की जरूरत पर सुनवाई शुरू हो गई है। 13वां क्वेश्चन, साहित्य अकादमी पुरस्कार कब स्थापित किया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार स्थापित किया गया है वर्ष 1954 में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है साल 1954। लेकिन साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था, लेकिन एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है, क्योंकि हाल ही में मराठी लेखक नंदा खेर ने
वर्ष 2014 में लिखे गए अपने उपन्यास उद्या के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार स्वीकार करने से इनकार कर दिया है और इसीलिए एक बार फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार सुर्खियों में आया। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1954 में हुई और प्रति वर्ष यह पुरस्कार कौन प्रदान करता है? साहित्य अकादमी नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है और भारत के संविधान में शामिल 22 भाषाओं के अलावा साहित्य अकादमी ने अंग्रेजी तथा राजस्थानी को भी उन भाषाओं के रूप में मान्यता दी है जिसमें अकादमी के कार्यक्रमों को लागू किया जा सकता है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है और पुरस्कार विजेता के चयन हेतु मानदंड भी कुछ तय किए गए हैं। तो लेखक के पास अनिवार्य रूप से भारतीय राष्ट्रीयता होनी चाहिए, यानी कि वो भारतीय नागरिक होना चाहिए और पुरस्कार के लिए पात्र पुस्तक या तो रचना का संबंधित भाषा और साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान होना चाहिए। तो इसी तरह के कुछ मानदंड भी तय किए गए हैं यह पुरस्कार के लिए। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में अमेरिकन मैथमेटिक्स प्रतियोगिता में विश्व का पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? अमेरिकन मैथमेटिक्स प्रतियोगिता में विश्व में पहला स्थान प्राप्त किया है आशुतोष भूषण ने। इमेज में आप देख सकते हैं। एक दोस्तों, हाल ही में यह 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों के लिए यह अमेरिकन मैथमेटिक्स प्रतियोगिता आयोजित की और 3.5 लाख के समुदाय में आशुतोष भूषण फर्स्ट आए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है JSKN मैनपुरी, राजपूत चौहान, अरमान सिंह जाडेजा, राठौड़ हरपाल सिंह, नितेश कुमार, नीलोफर मीर, मित्तल दोंगा, ठाकुर आशाराम भाई। इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। प्रवीण मोटिवेशनल वीडियो फ्रॉम बिहार से, डामोर मनहर, जोटांगिया सागर, ममता गामित, पर्वत बारिया, लवकुश शाह, मानसी प्रजापति, विपुल वैष्णव। इन सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है आशुतोष भूषण। तो जल्पा राणा, कटारिया अशोक, ट्विंकल पंचाल, भावना तड़वी, किंजल चावड़ा, राठौड़ दुर्गा, उमा सैनी और KS महिड़ा। इन सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पूरे करने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए? बस एक सिंपल सा क्वेश्चन है। T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पूरे करने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? सही ऑप्शन चुनिए और आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो दोस्तों वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, यूनिक लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।